सहारा बनाम है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की ताजा तरीन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर हैं। चंपावत में उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव के मद्देनजर धामी बनबसा से टनकपुर तक रामलीला मैदान तक रोड शो कर रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री धामी टनकपुर रामलीला मैदान में आयोजित एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। कार्यक्रम के बाद शाम को देहरादून के सरोवर होटल में आयोजित उत्तराखंड दशक परिचर्चा कार्यक्रम की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। और ताजा अपडेट के लिए राजधानी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता ज्योत्सना। क्या माना जाए, आज के रोड शो से के प्रचार का आगाज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया है? बिल्कुल, देखिए अनुज, पुष्कर सिंह धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये बात अब कहीं से छिपी नहीं है। और आप जानते हैं कि जैसे ही कैलाश गहतोड़ी ने देहरादून में स्पीकर को अपना इस्तीफा दिया था, उसी दिन मुख्यमंत्री कैलाश गहतोड़ी के साथ चंपावत गए थे और बाबा गोरखनाथ धाम में गए थे। वहां उन्होंने आशीर्वाद लिया था, पूजा अर्चना की थी। और उससे पहले यानी कि चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री उनका जो पहला कुमाऊं दौरा था वो भी चंपावत का था, टनकपुर का, जहां उन्होंने माँ पूर्णागिरि के दर्शन और पूजन किया था। और तभी से बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि वो चंपावत से ही इलेक्शन लड़ेंगे। आज जो रोड शो है वो बनबसा से टनकपुर तक का है। जो ये वाला पैच है, ये पैच कह सकते हैं कि इस तरीके से है कि जो खटीमा उनकी परंपरागत विधानसभा सीट है उससे लगी हुई है और वहां से शुरू होकर ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट तक आएगा। यानी कि कुछ क्षेत्र उनका खटीमा का होगा और कुछ क्षेत्र चंपावत का होगा। ये इससे पहले भी उन्होंने अपने लिए और कैलाश गहतोड़ी के लिए 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में यहाँ पर रोड शो किया था। और आज इसी रोड शो के थ्रू वो चंपावत में एंट्री करेंगे और कहीं ना कहीं चुनावी माहौल आज बनाने का एक किस्म से कह सकते हैं कि प्रयास करेंगे। हालांकि डिक्लेयर्ड है कि मुख्यमंत्री ही बीजेपी के कैंडिडेट होंगे और मुख्यमंत्री अब विधानसभा का रास्ता चंपावत से तय करेंगे। लेकिन एक विधिवत तरीके से आज उनका स्वागत भी हो जाएगा चंपावत में और उसके अलावा एक चुनावी आगाज भी हो जाएगा। अनुज, में अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई डेट डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन ये माना जा रहा है कि मई अंतिम हफ्ते में या फिर जून के प्रथम सप्ताह में चंपावत में बाई इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार भी चाहती है कि बरसात से पहले ये वहां पर चुनाव हो जाए ताकि बरसात में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो और मुख्यमंत्री सितंबर से पहले ही विधानसभा के मेंबर बन जाए। अनुज जी, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ज्योत्सना बनी रही है हमारे साथ। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और अहम खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 मई को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी यहां हरिद्वार में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही यमकेश्वर डिग्री कॉलेज में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इन कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री योगी के साथ मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद रहेंगे। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी का पैतृक गांव यमकेश्वर पंचूर है, जहां पर उनकी मां और भाइयों का समस्त परिवार निवास करता है।
और ज्योत्सना हमारे साथ बनी हुई हैं। ज्योत्सना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पहुंच रहे हैं। किस तरह की तैयारी है और उनका यहां क्या कार्यक्रम रहने वाला है? ज्योत्सना, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? ज्योत्सना, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा गढ़वाल मंडल के दौरे पर जा रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष चंपावत का दौरा करेंगे। चंपावत उपचुनाव के लिए अल्मोड़ा से कांग्रेस तिवारी को भी प्रभारी और खटीमा विधायक भुवन कापड़ी को चुनाव संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। देखें कि बीजेपी ने कैलाश शर्मा जी जो अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं उनको वहाँ का प्रभारी नियुक्त किया है और मनोज तिवारी जी और वो विधायक का चुनाव लड़ते रहे हैं। उसी को देखते हुए मैंने मनोज तिवारी जी को वहाँ प्रभारी बनाया है और पूरे चुनाव का जो संचालन है उसको भुवन कापड़ी जी देखेंगे और भुवन कापड़ी जी का भी आप समझ सकते हैं। तो हम पूरी तरीके से चुनाव में जो जो चीज़ हमको झोंकनी है हम झोंकेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर परिणाम ला सकें। उत्तराखंड में लगातार बिजली का संकट गहराता जा रहा है। धामी सरकार डिमांड के मुताबिक बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रही है। ऊर्जा मुख्यमंत्री धामी के पास है और ऐसे में मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकार ने बिजली संकट के समाधान के लिए प्लान तैयार कर रखा है। जाएगा अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। नहीं, हमने अभी इसके लिए योजना बनाई है और आपने देखा होगा कि अगले एक हफ्ते के लिए हमने इसमें कार्य योजना तैयार कर ली है और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो सरकार का संकट आया है उसका हम क्राइसिस मैनेजमेंट करें और रास्ता निकालें। सर, कोरोना उत्तराखंड में गहराते बिजली संकट के बीच कांग्रेस ने धामी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता गरिमा महारा दुसानी का कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य के संसाधन ही राज्यवासियों के काम नहीं आ रहे हैं। बिजली संकट गहराने की बात जब सरकार को पता थी तो अब तक क्यों सो रही थी? समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि जो बिजली संकट कई दिनों से उत्तराखंड पर चला आ रहा है वो आने वाले कुछ दिनों में और भी ज्यादा गहरा हो सकता है। यानी कि ऊर्जा विभाग के पास अब बिजली का टोटा पड़ गया है और आने वाले दिनों में वो पूर्ति नहीं कर पाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि ऊर्जा विभाग ने अगर इतना संकट आने वाला था तो समय रहते सरकार को चेताया क्यों नहीं, समय रहते इसके लिए कोई कदम उठाए क्यों नहीं गए। उत्तराखंड राज्य जो कि बाकी सारे पड़ोसी राज्यों को बिजली देता है, जिसका जल जंगल जमीन औरों के काम आ रहा है, क्या इसी दिन के लिए हमने पृथक पहाड़ी राज्य मांगा था कि हमारी ही जनता यहाँ के राज्य के संसाधन नहीं आ पाएंगे? आज हमारे घर में ही अंधेरा है और हम बाकियों के घर में उजाला कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, चुनाव तो राजनीतिक दल लड़ रहे थे, ये अधिकारी अपने अपने विभागों में बैठकर क्या कर रहे थे? संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण जिला देहरादून के घर के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर पहले की तरह नियमों को सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। डीएम राजेश कुमार ने कहा है कि हर व्यक्ति को घर से मास्क, गमछा, रुमाल, दुपट्टा या स्कार्फ पहनने निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीएम ने कहा है कि आदेशों का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। आदेशों का उल्लंघन करने की दिशा में व्यवस्था के मुताबिक 500 रुपए से 1000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने उप जिला अधिकारी, मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी, इसके अलावा पुलिस थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों के अंतर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन कराएं, इसके और कोरोना को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस सरकार की ओर से जारी की गई हैं बढ़ते मामलों को देखते हुए, इस पर बात करेंगे हम अपनी संवाददाता ज्योत्सना से। लेकिन एक बार आपको फिर से बता, तेजी से पूरे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे देश में 2000 नए प्रतिदिन सामने आ रहे हैं और राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर तकरीबन 1000 मामले प्रतिदिन
सामने आ रहे हैं। और ताजा अपडेट एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता ज्योत्सना। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच सरकार की ओर से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? कि कल प्रधानमंत्री ने भी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड को लेकर के मीटिंग की और जरूरी दिशा निर्देश दिए और साफ तौर पर कहा कि टेस्ट ट्रैकिंग पर खास फोकस किया जाए और ट्रीटमेंट पर, क्योंकि अभी से अगर एहतियात बरतेंगे तो फिर वो आएंगे जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि चौथी लहर की। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ये बात जरूर है कि पिछले 3-4 दिनों से मामलों में बढ़ोतरी हुई है। एक समय ऐसा आ गया था कि एक दिन में 2 और 4 मामले होते थे, लेकिन अब 10, 12, 24 तक मामले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ भगड़ा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं ग्राम्य विकास सचिव सचिन कुर्वे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कि विधानसभा में भी कोरोना ने अपनी दस्तक दी है और सचिवालय के अंदर भी दी है। यहाँ के कई स्कूलों में बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके पीछे रीजन यही है कि राज्य सरकार ने जो टेस्टिंग है उसमें बहुत तेजी दिखाई है। जो आवासीय विद्यालय हैं वहां पर टेस्टिंग की जा रही है और ऐसे रैंडम सैंपलिंग में बच्चे कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ जा रहे हैं। तो इसकी वजह से राज्य सरकार काफी अलर्ट हो गई है। देहरादून की बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बाहर लोग अपना फेस कवर करके रहेंगे, यानी या तो मास्क पहनेंगे या गमछे या दुपट्टे से अपने मुंह को बंद रखेंगे, नाक और मुंह को। यानी कि मास्क का दौर फिर से शुरू हो गया है। और दूसरा, जो बॉर्डर एरिया है उत्तराखंड के, वहां पर भी टेस्टिंग को लेकर के राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है ताकि उत्तराखंड एंट्री करते ही लोगों के वहां पर जांच करवाई जा सके। और इसके पीछे वजह यही है कि उत्तराखंड में टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है, यानी कि 1 मई से उत्तराखंड में बड़ी संख्या में टूरिस्ट आने लगेंगे। और राज्य सरकार इस सतर्कता के पीछे एक ही रीजन देख रही है कि यहाँ पर कोविड संक्रमण न होने पाए, क्योंकि देश दुनिया से लाखों की संख्या में लोगों ने यहाँ पर आना है और ऐसे में एहतियात बरतनी जरूरी है। वहीं 4 धाम यात्रा की बात करें तो श्रद्धालुओं के लिए मास्क पहले ही अनिवार्य कर दिया गया था कि जो भी 4 धाम में दर्शन के लिए जाएंगे वो मास्क पहनकर ही मंदिर परिसर कर पाएंगे। अनुज जी, जो के लिए आपका शुक्रिया। कोविड काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग में भर्ती किए गए आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाले जाने का असर हरिद्वार में दिखाई दे रहा है, जिसके चलते हरिद्वार के मेला अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से लगाई गई RT-PCR मशीन लैब टेक्नीशियन ना होने के चलते धूल से भरी हुई है। अगले सप्ताह से शुरू होने यात्रा के दौरान हरिद्वार में यात्री भारी संख्या में पहुंचेंगे। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग को RT-PCR की जांच करानी होगी। ऊधम सिंह नगर जिले के सुल्तानपुर पट्टी की पिपलिया गांव में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ है। नौबत फायरिंग तक पहुंच गई है। फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायलों को पहले बाजपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और उसके बाद उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। हमारा झगड़ा क्या है जी, रात को 11:30 की लगभग इसका फ़ोन आया, जो मैंने पिक नहीं करा। उससे बाद 5 मिनट बाद फिर फ़ोन आया, अपना शर्मा कट लिखा हुआ था मेरे उस पर, तो मैंने फ़ोन पिक करा। तो ये अभद्र भाषा का गाली गलौज, तेरे परिवार ख़त्म कर दूंगा, तूने ये कर दिया है, तू गुंडा है, तू अपने आप को गुंडा समझता है, ये है वो है। मैंने कहा भाई साहब मैंने तुम्हारे साथ क्या
कह रहा तू है कहाँ। मैं डर के मारे, इसने कई मर्डर कर रखे हैं, इसने डर के मारे कहीं हमारे पर हमला ना कर दे। मैं अपना इसको बोला मैं मुरादाबाद में हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ। उससे बाद 12:15 बजे 12:20 के लगभग ये 3-4 गाड़ियों से ये फायरिंग करते करते ये हमारे यहाँ फायरिंग इन्होंने करनी शुरू कर दी। हम सारे मतलब घर बार छोड़ के अंदर से ऊपर छत पे कोई इधर भागा कोई उधर भागा, हम भागने लगे। तो इसने क्या लगा इसको मार दो। अंदर गए, अंदर हमारे अंदर जाके टोला पटोली इसके लड़के, इसका लड़का विराट, एक प्रेम शर्मा था। अब मैं सबको नाम तो जानता नहीं, 12-13 थे, 3 लग्जरी गाड़ी में थे। अब रात को इतने जनों का अपनी जान बचाता कि इनको मैं करता, पर इन्होंने जाकर हमारे घर लूटपाट शुरू कर दी। 7 लाख रुपया घर से ले गए ये विराट इसका लड़का, और मेरी घरवाली की सोनी, मेरी घरवाली के कपड़े फाड़े, उससे हाथापाई करी, और तुझे आज तो छोड़े जान से तुझे मार देंगे करते हुए फायरिंग करते हुए। मैं डर के मारे मैंने कहा इनका पेशा ही है। ये तो बाद में पता चला कि इन्होंने कि कोई बाद 3-4 घंटे बाद जब पुलिस आ गई कि 3-4 कोई गोली, मैंने कहा उससे तो कोई हुआ ही नहीं है। हमने तो 2 हवाई फायर करे डर के मारे कि भागे कहीं। बाकी इनका तो पेशा यही है अपने, कभी इनका तो शुरू से इतिहास देख लो कि इन्होंने कभी अपने किसको मार के, कभी नौकर को मार के, दूसरे की कि नेत्रपाल के घर के सारा परिवार मर गया, और इनको मतलब फंसाने के चक्कर में ये कभी हम ना फंस जाए, क्रॉस केस बनाने के चक्कर में इन्होंने अपना गनर मारा या ड्राइवर, हमें नहीं पता कि यहाँ जख्मी हालत में इनके गोलियों से जो यहाँ पड़े थे, जो पुलिस रात को ले गई है 2 जनों को, और उससे बाद ये भाग गए। 12 की सूचना आई थी, इसमें नेत्र प्रकाश शर्मा पिपलिया गांव में रहते हैं। इनके द्वारा सूचना कि कुछ हमलावरों ने इनके घर पर आकर 3 गाड़ियों में आकर 15-16 लोगों ने आकर फायरिंग की है। घर के अंदर घुस के फायरिंग करी है, महिलाओं के साथ मारपीट करी। इसके साथ ही कुछ घर में जो भी सामान था उसे खुर्द-बुर्द कर दिया है। इस सूचना पर हम लोग मौके पर हमने सारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मौका मुआयना करने पर हमें कुछ खाली खोखे, उसमें कुछ ये देखा गया कि दूसरे पक्ष की तरफ से भी एक तहरीर आई जिसमें ये बताया गया कि उनके साथ के भी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है गोली लगने से, और 3 अन्य व्यक्ति घायल हैं। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से हमने इसमें तहरीर ले ली है और मुकदमे पंजीकृत कर दिए गए हैं, और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, 3 घायल हैं, और पंचायत भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और एसओजी की टीम ने हरिद्वार में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की पॉश कॉलोनी के गोविंदपुर में एक होटल में सेक्स रैकेट का संचालन हो रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और एसओजी ने छापेमारी कर 4 युवतियों और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। हासिल जानकारी के मुताबिक पिछले कई दिनों से लीज पर होटल को लेकर एक वेबसाइट के माध्यम से इसका संचालन किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी लोगों को जेल भेज दिया है। इसमें संयुक्त कार्रवाई की गई। इसमें एएचटीयू की टीम थी, एसओजी की टीम और थाना ज्वालापुर से टीम थी। इस कंबाइंड टीम ने छापेमारी करके एक होटल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित एक केस किया है, जिसमें सहित टोटल 7 लोगों की अरेस्टिंग हुई, और इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है ज्वालापुर कोतवाली पर, और उसकी विवेचना की जा रही है, और जो तथ्य विवेचना में आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ में बाकी भी लोगों से अपील है कि अगर आपको ऐसी संदिग्ध घटनाएं यदि आपके आसपास के क्षेत्र में दिखते हैं तो उसकी सूचना पुलिस को दें, और इसमें आपका नाम गोपनीय रखें। ऊधम सिंह से खबर है, जहां पर गो तस्करी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खटीमा पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र भंडारी और खटीमा कोतवाल नरेश चौहान के नेतृत्व में क्षेत्र में हो रहे अपराधों पर नियंत्रण के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अपराधी फिर भी बेखौफ अपने कार्यों को अंजाम दे। खटीमा बाजार चौकी पुलिस को गोकशी तस्करी की सूचना मिली, जिस पर चौकी प्रभारी होशियार सिंह तत्काल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की है, और साथ ही मौके से 5 तस्करों तलाशी लेने पर 80 किलो गोमांस बरामद हुआ है। वहीं खटीमा कोतवाल नरेश चौहान ने पुलिस टीम को आदेश देते हुए कहा है कि सख्ती से गोकशी तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जाए, और जो भी इन कार्यों में लिप्त हैं उनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाए। तीन मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। कपाट खोले जाने से पहले जिला प्रशासन यात्रा की व्यवस्था में जुटा हुआ था, और इस कड़ी में विधायक संजय डोभाल ने गंगोत्री और की यात्रा के साथ ही कपाट खोले जाने की तैयारियों को
देखा है। उनके साथ जिला अधिकारी अभिषेक रूहेला और एसपी प्रदीप मौजूद रहे। बाद में विधायक ने बड़कोट में अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। चार धाम का आगाज होने वाला है और उसको लेकर के गंगोत्री और यमुनोत्री खास तौर पर इस टाइम जो है भारी भीड़ जो है श्रद्धालुओं की जो है इन धामों में पहुंचने वाली है। बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने रहेगी कि जो यात्री देश विदेश के यहाँ पहुंचेंगे उनको सुगम तरीके से जो गंगा माँ के और यमुना माँ के दर्शन हो पाए। जिलाधिकारी अभी उत्तरकाशी पहुंचे हैं और ये 53वें जिलाधिकारी हैं उत्तरकाशी के। सर, आपने ज्वाइन किया है अभी और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की जो यात्रा है क्या मान के चल रहे हैं आप और कितनी तैयारी है? और गंगोत्री आप घूम के आए हैं? जो अभी तक सूचना मिली है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यात्रा को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्सुकता है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यात्रा बहुत अच्छी संपन्न होगी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएंगे। उन्हीं व्यवस्थाओं के लिए को देखने के लिए और जो व्यवस्थाओं में कुछ कमियाँ हैं उनको दुरुस्त करने के लिए आज मैं, हमारे एसपी साहब और विभिन्न विभागों के अधिकारी और आज निरीक्षण पे निकले हैं और यमुनोत्री तक जा रहे हैं। साथ में क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक जी, आप लोगों का भी मार्गदर्शन मिल रहा है। सर, इस टाइम आप मानते हैं कि बड़ी चुनौती भी है यात्रा व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि काफ़ी संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं। अभी तक रोड की स्थिति सुधर नहीं पाई है और अन्य व्यवस्थाएं हैं जो काफ़ी अभी सर हैं। गंगोत्री भी आप गए थे तो क्या मानते हैं? अभी जैसे उत्तरकाशी से हम बड़कोट तक आए हैं तो रोड पे काफ़ी जगह पर बहुत काम हुए हैं, जहां सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, राइडिंग सरफेस को सुधारा गया है और कुछ जगहों पे कुछ पैच छूटे हुए हैं जिस पे कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जहां कटिंग का कोई डेब्री या कोई मलबा या मटेरियल पड़ा है उसको भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं और उम्मीद है अगले 1 से 2 दिन में काफ़ी तेज़ी से सुधार वहाँ दिखेगा और आगे का रास्ता भी हमें निरीक्षण करना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं। और अब सुरक्षा को लेकर के बात करते हैं क्योंकि काफ़ी संख्या में तीर्थयात्री आने हैं, ट्रैफिक काफ़ी रहेगा सर, तो उसको आप किस तरह से वो करेंगे क्योंकि जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा यहाँ जनपद में बनती है गंगोत्री में? बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो हमारा चैलेंज है इस यात्रा में वो यातायात और सुरक्षा दोनों चैलेंज है और इसको ध्यान में रखते हुए और जो पुराने अनुभव थे और जो इस समय की जो बुकिंग्स हो रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस बार हम लोगों ने फोर्स बढ़ाया है और नंबर जो हमारे पॉइंट्स से पहले के, जैसे पहले हनुमान चट्टी से लेकर के और जमुना मैया के मंदिर तक 2 ड्यूटियाँ लगती थी, अब उसको हमने डबल कर दिया है और इसमें हमारे डीएम साहब का काफ़ी सहयोग मिला है। हमें 200 एक्स्ट्रा पीआरडी के जवान मिले हैं, उनको बकायदा ब्रीफ करके उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। काशीपुर में 6 दिवसीय किसान मेले का शुभारंभ हो गया है। किसान मेले में किसानों को बेमौसम धान की खेती नहीं करने और बरसाती खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने और धान की सीधी बल दिया गया है। काशीपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में इस मेले का है। यह किसान मेला 30 अप्रैल तक चलेगा। मेले में किसानों को उन्नत खेती से संबंधित जानकारी दी जा रही है और साथ ही केंद्र सरकार की किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव.com।